हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुंजन एरन और आज क्लास 12th भौतिक विज्ञान में हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग धनावेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर आयनों को अति उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने में किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसके अंदर हम किसी भी धनावेशित कण को रख सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को रख सकते हैं या किसी आयन को रख सकते हैं और वहाँ साइक्लोट्रॉन की मदद से उसकी ऊर्जा को उच्च मान तक पहुँचा सकते हैं, उसे त्वरित कर सकते हैं। और फिर जो वहाँ से ऊर्जावान कण हमें प्राप्त होते हैं, ऊर्जित कण जिन्हें कहा जाता है, उनका उपयोग कृत्रिम नाभिकीय विघटन प्रयोगों में किया जाता है। इसका आविष्कार सन 1934 ईस्वी में लॉरेंस और लिविंगस्टन दोनों ने मिलकर के किया था और उनका जो पर्पस था इसे बनाने का वह था नाभिकीय संरचना के अन्वेषण के लिए। वह जानना चाहते थे कि नाभिक की संरचना किस प्रकार की है, नाभिक के अंदर क्या क्या उपस्थित है, तो उसकी अन्वेषण के लिए ही उन्होंने साइक्लोट्रॉन उपकरण बनाया था। उसके बाद सिद्धांत किस प्रिंसिपल पर यह वर्क करता है। आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए साइक्लोट्रॉन में संयुक्त रूप में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत लगाए जाते हैं साइक्लोट्रॉन के अंदर, इसीलिए इन्हें क्रॉशित क्षेत्र कहा जाता है। इनका उपयोग करके आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से बार बार एक ही वैद्युत क्षेत्र में गुजारा जाता है और उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। यह इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यहाँ पर जो साइक्लोट्रॉन होता है उसकी संरचना के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इसका उपयोग आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से बार बार एक ही वैद्युत क्षेत्र से गुजार करके उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने में कैसे किया जाता है। ये जो साइक्लोट्रॉन होता है वहाँ जो मेन प्रिंसिपल होता है, वहाँ जो जिस तथ्य का प्रयोग किया जाता है वह होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले आवेशित कणों की परिक्रमण की आवृत्ति कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों को परिक्रमण करा रहे हैं तो उनकी जो आवृत्ति है वह ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है, इस पर यह उपयोग किए जाते हैं। जब वह आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है तो इसीलिए जो क्रॉशित हमने वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लिए हैं उनका उपयोग हम करते हैं और आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की मदद से उस वैद्युत क्षेत्र में बार बार होकर के गुजारते हैं और उसे उच्च ऊर्जा तक हम पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं संरचना कंस्ट्रक्शन की। यह जो साइक्लोट्रॉन है वह दिखने में कैसा होता है, इनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यहाँ हमने साइड में इसका चित्र भी बना रखा है, साथ में हम संरचना को भी पढ़ते जाएंगे और बारी बारी से इस चित्र के बारे में भी बात करते जाएंगे। इसमें डी आकार के दो क्षैतिज खोखले धात्विक खंड D1 व D2 होते हैं। आप देख रहे हैं एक D यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं और दूसरा D यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो यही होता है डी आकार के दो क्षैतिज खोखले धात्विक खंड D1 और D2, जिन्हें डीज कहते हैं। ये फर्स्ट D है, ये सेकेंड D है, जो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि दोनों के व्यास परस्पर समांतर हों। ये उनका व्यास हो जाता है, यह एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं और इनके बीच में जो अंतराल होता है वह बहुत कम रखा जाता है। एक दूसरे के साथ जो इनका गैप है वह बहुत छोटा रखा जाता है। साथ ही ये जो हमने डीज लगाए हैं इन्हें एक ऑसिलेटर के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसमें 10⁵ वोल्ट की कोटि का प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित करने की क्षमता होती है। यह एक ऑसिलेटर होता है जहां लिखा गया है उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जिसे हम दोलक भी कहते हैं। दोलक को ही इंग्लिश में ऑसिलेटर कहा जाता है, दोलक। तो डी के बीच में एक दोलित्र के द्वारा 10⁵ वोल्ट की कोटि का प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित किया जाता है, क्योंकि जब तक विभवांतर आरोपित नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां अप्लाई नहीं होगा, जिसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, 10 से लेकर के 15 मेगाहर्ट्ज तक। एक बड़े वैद्युत चुंबक के द्वारा डीज के तल के लंबवत दिशा में एक तीव्र चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है। अब यह जो भाग हमने यहाँ दिखाए हैं इसके नीचे एक चुंबक लगा दी जाती है और एक चुंबक ऊपर लगा दी जाती है। जब एक चुंबक नीचे और एक चुंबक ऊपर S और N दो पोल लगा दिए जाते हैं तो वहाँ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वो जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा हम लंबवत ऊपर की ओर लेकर के चलते हैं। यह B की डायरेक्शन भी दिखाई गई है कि डीज में से होकर के जो वैद्युत चुंबकीय
क्षेत्र आ रहा होगा वह ऊपर की तरफ आ रहा होगा, यहाँ से लंबवत बाहर की तरफ निकल रहा होगा। डीज के भीतर संपूर्ण क्षेत्र लगभग 10⁻⁻⁶ mm पारा दाब तक निर्वाधित कर दिया जाता है। जो भी यहाँ क्षेत्र है उसे वैक्यूमाइज किया जाता है 10⁻⁻⁶ mm पारा दाब तक। फिर उसके बाद डीज के बीच अंतराल के केंद्र एस पर, यह सेंटर दिखाया गया है, एक आयन स्रोत को रख दिया जाता है जिसको भी हमें वहाँ ऊर्जित करके बताना है। तो यहाँ जो बीच में अंतराल है उसके केंद्र पर उस आयन को रख दिया जाता है। यह स्रोत एक छोटा कोष्ठ होता है जिसमें एक तापित तंतु होता है जो कि गर्म होकर के तापायन उत्पन्न करता है। जब यह गर्म हो जाता है तो वह थर्मायंस उत्पन्न करने लगता है। यह जो कोष्ठ आपको दिखाया गया है एस से, इसमें या तो हाइड्रोजन भर दी जाती है। हाइड्रोजन कब भरी जाती है? जबकि हम प्रोटॉन को ऊर्जित करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हाइड्रोजन भरेंगे प्रोटॉनों के लिए। यदि हमने ड्यूटेरियम रखा है तो ड्यूट्रॉनों के ऊर्जा करने के लिए ड्यूटेरियम गैस का प्रयोग करेंगे और तंतु से उत्सर्जित तापायन गैस का आयनन करके धन आयन उत्पन्न कर लेंगे, क्योंकि यहाँ आयनों को ही हमें ऊर्जित करके बताना है। इसके बाद इसकी कार्यविधि पढ़ लेते हैं। वर्क कैसे करता है साइक्लोट्रॉन। माना यह जो हमने कोष्ठ लिया है इसे m द्रव्यमान का और +q आवेश का एक आयन इस आयन स्रोत से निकल रहा होगा और उसी समय हम मान करके चलेंगे कि यह जो D2 वाला है वह ऋण विभव पर उपस्थित है और जो D1 वाला है वह धन विभव पर उपस्थित है। तब यदि यहाँ ये जो आयन रखा हुआ है वहाँ वैद्युत क्षेत्र के कारण, अब वैद्युत क्षेत्र लगा रखा है तो जो ये प्लस आयन है वह ऋण विभवांतर की तरफ गतिशील होगा। तो इसीलिए यह जो +q आवेश यहाँ रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र के कारण D2 की तरफ गति करने लगेगा। अब जैसे ही ये D2 की तरफ गति करेगा तो जैसे ही हम D2 के अंदर पहुँच जाएंगे, +q आवेश D2 के अंदर पहुँच जाएगा तो यहाँ यह क्या कर रहेंगे, वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव इस पर नहीं दिखाएंगे। केवल क्या प्रभाव लग रहा होगा इस पर, अब वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र लग रहा होगा, क्योंकि जैसे ही हम D2 के अंदर पहुंच जाएंगे तो वह उसे परिरक्षित कर देगा। जैसे कि एक शेल के अंदर यदि हम +q आवेश को रख लेते हैं तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसे ही D2 के अंदर जैसे ही ये +q आवेश पहुंच जाएगा तो इसके ऊपर फिर वैद्युत क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं नजर आएगा, लेकिन वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र अब भी वहाँ कार्यरत होंगे। और आपने पढ़ा यदि किसी भी आवेश पर केवल वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र ही कार्यरत हैं तो वह उसे एक वृत्ताकार रास्ते पर गति कराने की कोशिश करते हैं। वह डीज के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगने के कारण, यह डी का तल है और यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा होगा वह लंबवत बाहर की ओर निकल रहा होगा, तो इसीलिए यह इस तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लग रहा होगा। तो यहाँ से जो आयन चल रहा था वह अपनी नियत चाल v से r त्रिज्या के एक वृत्ताकार रास्ते पर चलने लगेगा और वृत्ताकार रास्ते पर चलते चलते जैसे ही वह अपने अर्धवृत्त को पूरा करके यहाँ D2 के बाहर बाउंड्री पॉइंट पर पहुँचने वाला होगा, फिर से हम इस दोलित्र से इस प्रकार समायोजन करेंगे कि यह जो D1 वाला है वह ऋण आवेश पर आ जाए। अब जैसे ही ये यहाँ निकलने वाला होगा और यह ऋण आवेश पर होगा तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र के कारण इसकी जो V का मान है वह बढ़ जाएगा। से ही ये आयन D1 और D2 के बीच में यह जो अंतराल है, जब यहाँ से निकल रहा होगा हम इसे ऋण विभवांतर पर समायोजित कर लेंगे तो अब यह जैसे ही आयन D1 और D2 के बीच अंतराल को पार कर रहा होगा तो उसमें त्वरित हो जाएगा, उसमें कुछ ऊर्जा आ जाएगी और वह D1 में प्रवेश कर जाएगा। अब फिर से वह D1 के अंदर प्रवेश कर गया है और साथ में उसकी चाल भी बढ़ गई है, तो इसीलिए अब वह थोड़ी बड़ी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त पर गति करेगा। D1 के अंदर फिर से वह वैद्युत क्षेत्र के द्वारा परिरक्षित हो जाएगा। केवल वैद्युत चुंबकीय बल यहाँ कार्यरत होगा और वह लंबवत दिशा में होने के कारण फिर से उस कण को एक अर्धवृत्ताकार रास्ते पर घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, एक वृत्ताकार रास्ता उसे देने की कोशिश कर रहा होगा और त्वरित होने के कारण इसके लिए जो त्रिज्या का मान है वह बढ़ गया होगा। फिर से यही प्रोसीजर, अब जैसे ही वह D1 की बाउंड्री पर आएगा फिर से हम ऑसिलेटर को समायोजित करेंगे और समायोजित करने से D2 को फिर से ऋण विभवांतर पर ले आएंगे। अब फिर जैसे ही वह इन दोनों के बीच के गैप को यहाँ पार कर रहा होगा तो फिर से वह त्वरित हो जाएगा और त्वरित होकर के D2 में प्रवेश कर जाएगा और त्वरित होने के कारण फिर से उसका वेग बढ़ चुका होगा और वह थोड़ी और बड़ी r त्रिज्या के
पथ पर गति करने लगेगा। इसी तरीके से वह गति करते रहेगा और त्वरित होते रहेगा और लास्ट में जैसे ही वह साइक्लोट्रॉन की बाउंड्री पर परिधि तक पहुंच जाएगा, डी की परिधि के आसपास वह पहुंच जाएगा, तो हम एक ऋणावेशित विक्षेपक प्लेट के द्वारा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है, यदि हम विक्षेपक प्लेट को नेगेटिव ऋणावेशित ले लेते हैं तो उसकी सहायता से हम इस प्लस क्यू आवेश को बाहर खींच लेते हैं और जब वह बाहर निकल करके आएगा तो वहाँ बहुत सारा त्वरित वह प्राप्त कर चुका होगा, बहुत सारी ऊर्जा वह प्राप्त कर चुका होगा। प्रारंभ में जितनी ऊर्जा थी हम बारी बारी से हर स्टेप में उसे त्वरित कर रहे थे, हर बार उसकी ऊर्जा को बढ़ा रहे थे और लास्ट में जब हम उसे बाहर निकाल रहे होंगे तो उसकी ऊर्जा जो है वह काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी, वह एक ऊर्जित आयनों के पुंज की तरह निकल करके बाहर आ रहा होगा। तो यह हो जाती है इसकी कार्यविधि। इस तरीके से यहाँ किसी भी आयन को या फिर किसी भी धनायन को ऊर्जित करने का कार्य पूरा किया जाता है। तो यहाँ हमने वही कार्यविधि लिख करके बताई है। माना m द्रव्यमान तथा प्लस क्यू आवेश का एक आयन स्रोत से उस क्षण निर्गत होता है जबकि D2 ऋण आवेश पर है, ऋण विभव पर है। यह आयन Ds के बीच के अंतराल में विद्यमान वैद्युत क्षेत्र के द्वारा D2 की ओर त्वरित होता है और D2 में वेग v से प्रारंभ कर जाता है। जैसे ही वह v वेग से वहाँ अंदर प्रवेश कर जाता है तो डीज के भीतर प्रवेश करने पर यह जो आयन है वह डीज की धात्विक दीवारों के द्वारा वैद्युत क्षेत्र से परिरक्षित हो जाता है। अब वैद्युत क्षेत्र का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा और डीज के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो आयन D1 के अंदर D2 के अंदर पहुंच गया है वह नियत चाल v से त्रिज्या r के वृत्ताकार रास्ते पर चलने लगेगा। अब आयन की वृत्तीय गति के लिए हमें अभिकेंद्र बल मिल रहा है चुंबकीय बल से, इसीलिए अभिकेंद्र बल का मान चुंबकीय बल के बराबर होना चाहिए। यदि हम दोनों को बराबर बराबर रख लेते हैं तो हमें r का मान पता चल जाएगा mb/qb, जहां r प्रदर्शित कर रहे होंगे उस त्रिज्या के मान को जिस रास्ते पर वह चल रहे हैं। अब आयन द्वारा एक अर्धवृत्त को पूरा करने में लिया गया समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अर्धवृत्त में जो दूरी चली जाती है वह उसकी परिधि के बराबर अर्थात पाई आर के बराबर चली जाएगी और यहाँ चाल का मान हमने v माना है तो इसीलिए हमें अर्धवृत्त को पूरा करने में लिया जाने वाला समय t बराबर मिल जाता है पाई आर बटे v। और v का मान यदि हम अपने इसी रिलेशन से निकाल लें जो अभी हमने यहाँ लिखा है तो v का मान हमें यहाँ से मिलेगा r/v/m। इस मान को यदि हम यहाँ लगा लें और इन्हें हल कर लें तो हमें स्मॉल t का मान मिल जाएगा πm/qb। समीकरण नंबर 1 मान लें। साथ ही आप देखें इस इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर कहीं भी v का मान नहीं बच रहा है, अर्थात यह जो समय है लिया जाने वाला समय वह वेग पर निर्भर नहीं करता है, ना ही यहाँ त्रिज्या आ रही है। इसका मतलब है यह समय ना ही त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो समीकरण नंबर 1 से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आयन द्वारा किसी एक t से होकर जाने में लिया गया समय आयन की चाल और वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, वह केवल चुंबकीय क्षेत्र, उसके द्रव्यमान और उसके आवेश पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ यदि हम एक और रिलेशन निकालने की कोशिश करें तो यदि हम m को q के नीचे लिख लेते हैं, पाई को कांस्टेंट और b को भी हम कांस्टेंट ही बना करके चलें तो यहाँ से रिलेशन मिलेगा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/q/m, जहाँ q/m प्रदर्शित करते हैं आवेश द्रव्यमान अनुपात को। तो यहाँ यह जो समय है वह q/m पर निर्भर करता है। साथ ही आयन का यदि हम आवर्तकाल निकालते हैं तो आवर्तकाल होगा पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लिया गया है, वह अर्धवृत्त था, यदि एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो 2 गुना कर लेंगे तो आंसर में हमें फॉर्मूला मिल जाता है 2πm/qb। साथ ही अनुनाद उत्पन्न करने के लिए जो प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति हमें चाहिए है वह बराबर होगी 1/t के। एक पूरा आवर्त करने के बाद, एक पूरा चक्कर लगाने के बाद जितनी हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए है तो यहाँ आवृत्ति का मान बराबर होगा 1/t और यहाँ फॉर्मूले से हमें मदद मिल जाती है और आंसर हमें मिल जाता है qb/2πm। इसी को ही कहा जाता है साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति, इसीलिए इसे न्यू c से प्रदर्शित किया जाता है। c प्रदर्शित कर रहे हैं साइक्लोट्रॉन को। अब आरोपित प्रत्यावर्ती विभवांतर की आवृत्ति को हम इस प्रकार समायोजित करते हैं। अभी तक तो केवल वहाँ हमें अभिकेंद्र बल मिला और वह अर्धवृत्त पूरा करके आया, उसके आगे का जो प्रोसीजर आपको बताया गया था कि जैसे ही वह D1 एक डी के अंदर अर्धवृत्त को पूरा करके दूसरे के अंदर प्रवेश करता है तो वह त्वरित हो जाता है और बड़ी त्रिज्या के साथ दूसरे डी के अंदर अर्धवृत्त को पूरा करता है। तो वही लिख करके बताएंगे। आरोपित प्रत्यावर्ती विभवांतर की आवृत्ति को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि विभवांतर के एक अर्धचक्र में आयन एक अर्धवृत्त को पूरा कर ले। जब आयन D2 से बाहर निकलने वाला हो तो उसी क्षण हम D1 को ऋण विभव पर ले आते हैं
और आयन D1 और D2 के बीच अंतराल को पार करते समय त्वरित होकर के T1 में प्रवेश कर जाता है। जब वह त्वरित हो गया है तो आयन अब अपनी बढ़ी हुई चाल के कारण D1 के अंदर बड़ी त्रिज्या के अर्धवृत्त पर चलेगा, लेकिन आयन द्वारा एक D को पार करने में लगा समय तो नियत ही बना रहेगा, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ा था कि समय का मान उसके v पर निर्भर नहीं कर रहा है। चाहे हम ज़्यादा त्रिज्या से चल रहे हैं, चाहे कम त्रिज्या से चल रहे हैं, चाहे हम बड़ी त्रिज्या का अर्धवृत्त ले रहे हैं या छोटी त्रिज्या का अर्धवृत्त ले रहे हैं, लेकिन आयन द्वारा एक D को पार करने में लगा समय तो वही रहेगा। तो यह प्रक्रिया विभवांतर के प्रत्येक अर्धचक्र के बाद दोहराई जाती है। अब जैसे ही वह D1 से D2 में आने वाला होगा तो D2 को हम ऋण विभव पर ले आएंगे और फिर से वह त्वरित होकर के D2 में एक अर्धवृत्त को पूरा कर लेगा। तो प्रत्येक बार एक D से दूसरी D में जाने में आयन की चाल में वृद्धि होती जाएगी और आयन का जो वृत्तीय मार्ग है उसकी भी त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी और अंत में आयन पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करके किसी न किसी एक D की परिधि तक तो पहुंच ही जाएगा और जहां हम उसे एक ऋणावेशित विक्षेपित प्लेट की सहायता से उस D से बाहर खींच लेंगे और इस प्रकार साइक्लोट्रॉन से ऊर्जित आयनों का पुंज एक निर्गत हो जाएगा। साथ ही अब यहाँ हमें जो ऊर्जा प्राप्त हो जाती है वह कितनी हो जाती है, तो साइक्लोट्रॉन में त्वरित कणों की गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा। अभी हमने पीछे रिलेशन निकाला था R = mb/qv, तो यदि हम यहाँ से v का मान हल करें तो हमें मिलेगा qb/r/m और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है k = 1/2mv²। m का मान तो m रखेंगे ही और v का मान यहाँ qv/r/m रख लेंगे। तो यहाँ गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला मिल जाता है k = 1/2mv², जो कि बराबर होगा 1/2 × m और यहाँ v की जगह v का मान रख लेने पर इन्हें हल कर लेंगे तो k का फॉर्मूला हमें मिल जाएगा k² v² r²/2। तो ये हो जाता है उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग मेथड। साथ ही साइक्लोट्रॉन का उपयोग, यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन कहाँ किया जाता है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग इसमें त्वरित ऊर्जायुक्त कणों द्वारा नाभिक पर बमबारी करके परिणामी नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन करने में किया जाता है, क्योंकि जो इसका आविष्कार किया गया था वह नाभिकीय विश्लेषण के लिए ही किया गया था। लॉरेंस ने जो इसका बनाने का काम किया था, लॉरेंस और लिविंगस्टन ने, वह इसीलिए ही किया था ताकि वह नाभिकीय प्रक्रियाओं को समझ सके। इसका उपयोग ठोसों में आयनों को रोपित करके उनके गुणों में सुधार करने के लिए भी किया जाता है और साथ ही नए पदार्थों को संश्लेषित करने में भी किया जाता है, उन्हें बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करने में भी किया जाता है और जो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं इनका उपयोग हम करते हैं अस्पतालों में रोगी के निदान और उपचार में। तो इस प्रकार हो जाता है यह साइक्लोट्रॉन का उपयोग। उसके बाद लास्ट बचता है साइक्लोट्रॉन की परिसीमाएं, लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। जब साइक्लोट्रॉन इतना सारा काम कर सकता है तो कुछ काम ऐसा भी रहा होगा जो हम इससे नहीं ले सकते हैं। तो पहला होता है साइक्लोट्रॉन द्वारा अनावेशित कण, जैसे कि न्यूट्रॉन यदि आप लेकर के चल रहे हैं तो न्यूट्रॉन को हम इससे त्वरित नहीं कर सकते हैं, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिकीय क्रियाओं के लिए सबसे अच्छा प्रक्षेप्य कण होता है। न्यूट्रॉन का ही हम इस्तेमाल करते हैं बमबारी के लिए, तो यहाँ न्यूट्रॉन को हम त्वरित करके नहीं बता सकते हैं साइक्लोट्रॉन की मदद से। दूसरा होता है साइक्लोट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉनों को भी त्वरित नहीं किया जा सकता है। जो भी हमने अभी डेफिनेशन में नाम पढ़े थे वह केवल पढ़े थे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयन। तो इलेक्ट्रॉनों को भी इससे त्वरित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनका जो द्रव्यमान होता है वह बहुत कम होता है। जब द्रव्यमान बहुत कम होता है तो सूक्ष्म ऊर्जा ग्रहण करके यह ज़्यादा वेग से ही गति करने लगते हैं, एक बार में ही बाहर निकल जाएंगे, तो हम उन्हें ज़्यादा त्वरित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इलेक्ट्रॉनों को लिए लिखा जाता है कि हम उन्हें त्वरित करने का काम साइक्लोट्रॉन की मदद से नहीं कर सकते हैं। जैसे ही एक बार हम उसे D1 से D2 में गुजारेंगे तो वह इतनी जल्दी अपने त्रिज्या R को बढ़ा लेंगे कि वह एक बार में ही बाहर निकालने होंगे, तो इसलिए त्वरित नहीं किया जा सकता है। थर्ड है साइक्लोट्रॉन द्वारा आवेशित कणों को इतने उच्च वेग तक भी त्वरित नहीं किया जा सकता है कि उनका वेग प्रकाश के वेग के तुल्य हो जाए। उनसे कम ही हम उन्हें तुल्य करके बता सकते हैं, क्योंकि इतने उच्च वेग पर आवेशित कणों का जो द्रव्यमान है वह नियत नहीं रहेगा, बल्कि वह वेग के साथ परिवर्तित होने लगेगा। इसीलिए इस काम को हम साइक्लोट्रॉन के द्वारा पूरा नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 142 पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है जो कि इसी फॉर्मूले से रिलेट करता है, जो कि अभी आपने साइक्लोट्रॉन में पढ़ा है गतिज ऊर्जा और त्रिज्या के लिए। तो उस क्वेश्चन को भी आज आप कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।